हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी जानते हो 23 अगस्त को हमारा एग्जामिनेशन हुआ है सोशियोलॉजी का। तो इस बार काफी जो मेजर चेंज है वो पेपर पैटर्न में हमें देखने को मिला। तो स्टूडेंट काफी ज्यादा टेंशन में है कि मैम इतना ज्यादा डायनेमिक हमारा पेपर आ रहा है, रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब पेपर पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है। तो अब कैसे हम लोग आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम जूही जैन है। आप सभी के लिए पेपर 1 कम्युनिकेशन एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस मैं लेकर आती हूँ। इसके साथ ही गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है, तो इसके लिए भी गाइडेंस मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, जॉब अपनी आप गारंटीड लेना चाहते हो, इंश्योर करना चाहते हो, तो आप जेआरएफ अड्डा का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सुपर 100 बैच अभी हमने लॉन्च किया है पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशियोलॉजी का। तो आपको कंप्लीट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है जो यहाँ पर कराई जा रही है। इसके लिए सिर्फ आपको हमारा जो न्यू बैच है ज्वाइन करना है। अगर आप भी अपना नेम इस लिस्ट में शामिल करना चाहते हो, जेआरएफ अगर आप अपना क्लियर करना चाहते हो, तो GET20 कोड यूज करके आप इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल कर सकते हो। 20% डिस्काउंट अभी आपको 31 अगस्त तक दिया जा रहा है, तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। जहां पे पेपर 2 का बैच अगर आप लेते हो तो पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, हैंडबुक, गाइडेंस प्रोग्राम, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन, ये सभी चीजें आपको मिल जाती है। और 1-on-1 जो पर्सनल सपोर्ट है, गाइडेंस है, वो आपको हमारे सिर्फ पेड बैचेस में मिलता है। तो इसे आप ले सकते हो जेआरएफ अड्डा ऐप पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर आप इस कोर्स को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। एंड जेआरएफ अड्डा ऐप पर आपको फ्री क्लासेस पीडीएफ भी मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट, क्विजेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जयपुर में हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन सेंटर है हमारा जयपुर में, तो इसे भी आप जरूर विजिट कर सकते हो। चलो आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहां पर पेपर पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए कि क्या ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो इस बार के पेपर में हमें देखने को मिले, क्या ये चेंजेस बिल्कुल न्यू हैं या पहले भी कभी ऐसे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और नंबर 1 चीज है क्रोनोलॉजी बेस आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे इस बार के पेपर की बात करें तो अराउंड 10+ क्वेश्चन हैं जो आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अराउंड 10 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग 10 क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे कि आपको सिर्फ एक ही थिंकर्स के या एक ही टॉपिक से आपको पूछे जा रहे हैं। आपको मतलब रैंडम टॉपिक से, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जेंडर स्टडीज पे जो भी बुक है उनकी आप क्रोनोलॉजी बताइए। तो इस टाइप का जो पेपर पैटर्न है वो आपका चेंज हो रहा है। पहले यूजुअली एक ही थिंकर्स की आपकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती थी, जैसे मोस्टली यूनिट 1 के थिंकर से पूछते थे, लेकिन अब बाकी टॉपिक से भी आपको पूछे जा रहे हैं। न्यूक्लियर डिजास्टर्स वगैरह की क्रोनोलॉजी आपको पूछी गई है। तो ये एक मेजर चेंज है जो हमें देखने को मिला है कि क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सिर्फ एक ही पैटर्न पे नहीं, अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग टॉपिक से। ये चीज। दूसरी चीज है आपको लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। पहले आपको काफी हद तक शॉर्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी चलो आते थे, या सिंपल मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी आपको आते थे। मैच द फॉलोइंग इस बार भी आए हैं, बट वो भी लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, मतलब जहां पर जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पूछे गए तो उसमें आपको लॉन्ग स्टेटमेंट दिए गए, उसका आपको आंसर करना है। एमसी जो मैच द कॉलम है वो भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे पूछे गए। तो ये थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब पेपर को बोला जाए तो बेसिकली लेंथी यहाँ पर हमारा बनाया जा रहा है। ये चीज है। थर्ड चीज है आपको एक्स्ट्रा थिंकर्स काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले हमारा सिलेबस था मोस्टली वही थिंकर्स आते थे, या चलो सिलेबस में हमारे 26 थिंकर्स हैं, बट बाकी टॉपिक से हमें पता है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे हमने एनालिस किया है कि ये थिंकर्स आएंगे, ये पूछे जाएंगे, बट इस बार काफी एक्स्ट्रा और रैंडम थिंकर्स पूछे गए। तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको थोड़ा तो सिलेबस अपना रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इतने सारे थिंकर्स हैं। वैसे भी सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी डिसिप्लिन से मिलकर बना है। जैसे अगर क्लासिकल थिंकर्स की बात करें तो वो भी प्योर सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्हें भी आप प्योर सोशियोलॉजिस्ट नहीं बोल सकते, कार्ल मार्क्स भी हमारे इकोनॉमिस्ट है। तो वैसे भी हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है डिसिप्लिन है उनका सब्जेक्ट मैटर पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि कहाँ तक और कितने थिंकर्स हम लोग कवर करें। तो ये हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न में जो चेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है। और चौथी चीज है काफी हद तक मतलब आपको रैंडम जीके बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अब सोशियोलॉजी में जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चीजें बहुत ज्यादा वेग है, तो हम इन्हें आप कैसे कवर कर
कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर पेपर पैटर्न में चेंज है जो आपको देखने को मिला। अब ये तो मैम हो गया कि ये तो आपने प्रॉब्लम बता दिया, ये तो हमें भी पता है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन भी आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें, आपको लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब कंसेप्ट आपके क्लियर है, तभी आप इस तरह के जो लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनको आंसर कर सकते हो, या फिर वहां पर आप अपना सही आंसर निकाल सकते हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगी कैसे? जब उसके लिए भी सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। जैसे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब बच्चे समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की। डीप अंडरस्टैंडिंग भी तभी होगी जब पहले आपको बेसिक्स क्लियर है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जिन्हें सोशियोलॉजी का मीनिंग नहीं पता होगा, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशियोलॉजी को क्यों हम लोग साइंस बोलते हैं, इवन ये स्टूडेंट को नहीं पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि नहीं सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, बट सोशियोलॉजी भी एक साइंस है। क्यों हम लोग उसे साइंस बोल सकते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब आप बाकी चीजें कर सकते हो। तो हमेशा अपने जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और जब आपके बेसिक्स क्लियर है तभी आप जो डीप हमारे क्वेश्चंस हैं वो आप आंसर कर सकते हो। तो आप डीप क्वेश्चंस भी तभी आंसर कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। कुल मिला के बात यह है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप जो लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आंसर करते हो। अगर आप सोचे हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के, जैसे मुझसे हर बार क्वेश्चन आता है कि मैम सिर्फ आपके मैराथन देख के यूजीसी नेट सिलेबस हो जाएगा क्या? क्या आपने भी तो मैराथन में इतनी सारी चीजें बताई है। वो मैराथन आपको तभी हेल्प करेगी जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। अगर आप सोचो कि मैं साल भर कुछ भी ना पढ़ूं, सिर्फ लास्ट के 10 दिन में एक यूनिट के लिए एक मैराथन देख लूं, मतलब यूनिट 1 के लिए जैसे मैंने 3 आवर्स का मैराथन लिया है, तो आप सोचो यूनिट 1 में 26 थिंकर्स है, पेड क्लासेस में अभी हमने कवर किया है, मैंने आपको अराउंड 30 क्लासेस वहां पे ली है, और ये जो 30 क्लासेस है 1 डेढ़ घंटे की भी हमारी हो जाती है, इवन 2 घंटे की भी क्लासेस लिए हैं, क्योंकि कुछ थिंकर्स के बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, जैसे क्लासिकल थिंकर्स वगैरह है। तो आप सोचो ये जो पूरे 26 थिंकर्स है हमारे, अगर चलो आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक थिंकर को आपको कितना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक मैराथन देख के मैं सारे चीजें कवर कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हर टॉपिक की आपको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर टॉपिक को जब आप डिटेल में कंसेप्ट उनके क्लियर करोगे, तभी आप ये जो लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या जो डीप क्वेश्चंस है वो आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तभी होगी जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, और बेसिक्स क्लियर है तभी आप जो बाकी की चीज है उन्हें एकदम डीपली यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। दूसरा हम लोग बात करें कि मैम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो अभी तक तो ये होता था कि हम लोग टॉपिक वाइज बुक्स की लिस्ट निकालते थे कि ये टॉपिक से ये बुक्स हमारी है, हम सब ने आपको प्रोवाइड किया, किसी भी टीचर से आप पढ़े हो, आपने सेल्फ स्टडी किया है, आई एम श्योर आपके पास एक लिस्ट जरूर होगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो बुक्स है वो हमें पढ़नी है। अब आपको क्या करना है कि उनकी क्रोनोलॉजी भी याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट मैं आपको बोलूंगी जितना हो सके कर लो। जैसे आपसे जेंडर स्टडीज की बुक पूछी गई है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे सर्च करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ऐसे कहाँ से सर्च करें, तो एक ही अभी तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका कि थोड़ा बहुत आप गूगल वगैरह पे सर्च करो कि जेंडर स्टडीज से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स हैं और हमारी सोशोलॉजी से कितनी रिलेटेड है। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर क्रोनोलॉजी उनकी बनाओ, और धीरे धीरे करके जो चीजें हैं उनको याद करना पड़ेगा। अब ये चीजें आपको एक सॉरी एक दिन में आपको याद होगी नहीं, तो आपको स्टार्टिंग से ही इस पे काम करना पड़ेगा। डेली ट्राई करो कि एक टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ बुक्स वगैरह याद करें, कुछ एटलीस्ट 10-15 बुक्स भी आप डेली का ट्राई करो कि हम लोग याद करें। अब उनका भी हम लोग थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा जैसे हम लोग बोले, जैसे कहीं भी आपका थोड़ा भी लॉस हुआ ना यहाँ पर, तो मैं आपको बोलूंगी कि क्रोनोलॉजी वाइज जो क्वेश्चन है वो हमें प्रिपेयर करने हैं। बट मैं आपको एक चीज ये बोलूंगी जो मेरा पर्सनल सजेशन है, जो मुझे ऐसा लगता है कि क्रोनोलॉजी करने के चक्कर में ना कभी भी आप अपने कंसेप्ट को मिस मत करना। जैसे इस बार आपको अराउंड 10 क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछे गए हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट का यही आ रहा है कि मैम अब तो क्रोनोलॉजी भी रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें मारना पड़ेगा क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पहले हार्डली 3-4 क्वेश्चन आते थे क्रोनोलॉजी बेस्ड, बट आज अब 10 क्वेश्चन हमारे आ गए हैं। तो पहले अगर आप क्रोनोलॉजी अवॉइड भी करते हो तो आप बाकी कंसेप्ट के थ्रू इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हो।
रियलिटी देखी जाए तो क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी रोट लर्निंग कैपेसिटी टेस्ट कर रहा है, ना ही आपकी कोई कंसेप्चुअल नॉलेज। तो ठीक है, वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है, मैं आपको बोलूंगी थोड़ा बहुत ट्राई करो, जैसे कुछ फेमिलियर टॉपिक्स उससे हम लोग कर सकते हैं। बट कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि क्रोनोलॉजी क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने कंसेप्ट छोड़ दो। चलो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा, 10 आ गए, चलो और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, 20 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। बट फिर भी 80% जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपकी कंसेप्ट बेस्ड आएंगे। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगी कि ये जो 80% है ना, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। क्रोनोलॉजी ठीक है हम लोग करेंगे, बट कभी भी क्रोनोलॉजी के चक्कर में बाकी जो कंसेप्ट है वो मत अपने छोड़ देना, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और सिर्फ हमारा मेन मोटिव सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना नहीं है, क्योंकि आपको फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च स्कॉलर आपको बनना है। तो कंसेप्ट आपके ज्यादा क्लियर होने चाहिए, रेदर देन कि सिर्फ बुक की क्रोनोलॉजी याद करो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्रोनोलॉजी कंप्लीटली छोड़ देंगे, वो भी बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे, बट हमें बाकी जो कंसेप्ट है उन पर भी इक्वली यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये सेकंड चीज है जो आपको यहाँ पर फोकस करना है। थर्ड, हम लोग बात करें कि जो एक्स्ट्रा थिंकर्स है वो भी आपको थोड़े हद तक, तो हम लोग जैसे पीवाईक्यूज वगैरह में आपको दिया है उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा टॉपिक वाइज अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोग थोड़ी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट मैं मेन चीज यहाँ पर आपको बोलूंगी कि अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको पेपर वन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर अभी तक आप सोच रहे हो कि मैं पेपर वन इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि पेपर टू हमारा स्ट्रॉन्ग है, आप मतलब ग्रेजुएशन आपने किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली किया ही होगा सोशियोलॉजी से, अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो आपका पेपर टू तो काफी स्ट्रांग होता है, वो हमारा सब्जेक्ट है तो हमें इंटरेस्ट भी आता है, हमारा थोड़ा सा ज्यादा झुकाव पेपर टू के लिए होता है। बट अब आपको पेपर वन पे भी इक्वली हमारा फोकस करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप पेपर वन को टाइम नहीं दे रहे थे, तो ये अब नहीं ऐसे काम चलेगा, पेपर वन को भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर टू में इस बार काफी रैंडम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट पेपर वन जहां तक स्टूडेंट को है अप्रोचेबल लगा है, क्योंकि मोस्टली आपके फैमिलियर टॉपिक्स या पीवाईक्यू बेस्ड जो टॉपिक थे वहां से क्वेश्चन पूछे गए। अगर पेपर वन में मैं देखा जाऊँ तो अराउंड 40% मतलब 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सिलेबस, जो आप रिपीटेडली पढ़ रहे हो, अगर किसी ने अच्छे से भी पढ़ा है तो वो 40 क्वेश्चन से फैमिलियर टॉपिक से हमारे जरूर लगे होंगे। अब आप आंसर कितने कर पाए हो वो चीज चलो अलग है, बट फिर भी 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो फेमिलियर टॉपिक थे। मतलब पेपर वन आप पे अप्रोचेबल है, तो आपकी जो लॉटरी है वो यहाँ पे पेपर वन ही लगवा सकता है। अभी तक आप अगर डीआई वगैरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अब जिसने थोड़ा भी डीआई या मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह सॉल्व किया होगा, जिसने सीबीटी मोड में प्रैक्टिस की होगी, आरसी वगैरह सॉल्व किया होगा, तो वो सोचो सीधे सीधे यहाँ पे 10 मार्क्स की यहाँ पे लीड आपसे ले जाएगा। तो आप सोचो, अगर 10 मार्क्स आपको पता है कि 10 मार्क्स आपके एक ही टॉपिक से आने वाले हैं, पेपर टू में आप श्योर नहीं हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट पेपर वन में कुछ ऐसी चीज है जहां पर आप 100% श्योर हो कि यहाँ से आना ही आना है। जैसे आरसी, आपका पेपर टू में भी 2 आरसी आते हैं, आपके पेपर वन में भी, मतलब 30 मार्क्स आप आरसी से स्कोर कर सकते हो। तो जब आपको पता है कि 30 मार्क्स इससे आने वाले हैं, तो शुरू से ही इस पर फोकस करो ना। आपको पता है कि सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम आती है, तो शुरू से ही उस पर काम करना शुरू कर दो। तो ये आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने में। तो आरसी पे शुरू से बहुत ज्यादा फोकस करना है। डीआई अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि डीआई को अगर आप थोड़ा सा अभी टाइम दोगे ना, ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। सोचो 10 मार्क्स आप एक टॉपिक से स्कोर कर सकते हो, तो बेटर है आप डेली थोड़ा थोड़ा इस चीज को टाइम दो। अगर अभी तक आपने बिल्कुल नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तो पेपर वन आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। इसके अलावा बाकी जो यूनिट्स है, जैसे पीडी वगैरह आप पढ़ते हो, तो ये आपका पेपर टू में भी हेल्प करेगा। जैसे कन्वेंशन वगैरह आप पढ़ते हो, तो कन्वेंशन इस बार आपको क्योटो प्रोटोकॉल पेपर टू में भी पूछा गया था आई थिंक। तो आप इस तरह से दोनों टॉपिक्स को हमारा रिलेट कर सकते हो। तो ये चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। पेपर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो पेपर वन में 35 to 40 क्वेश्चन हम लोग सही करें, तो इजीली आप जेआरएफ कर सकते हो। मिनिमम 30 तो करना ही है, ये तो आप बिल्कुल सोचो ही मत कि पेपर वन में अगर 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको हो जाएगी जिस तरह से पेपर पैटर्न बदल रहा है। तो पेपर वन पे बहुत ज्यादा फोकस करो, खुद से नहीं हो रहा है तो किसी टीचर की हेल्प लो, बट आपको करना पड़ेगा। मिनिमम 30 तो करने ही करने हैं, और 35 to 40 क्वेश्चन अगर आप
यहाँ कर लेते हो तो बिल्कुल आपका जेआरएफ आपके हाथ में है, ये गारंटीड है। पेपर वन में भी ट्राई, सॉरी पेपर टू में भी ट्राई करो कि मिनिमम आपको 70 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं टारगेट। अगर पेपर कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ लो चला जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, बट हमें अपने एंड से इतना प्रिपेयर करना है कि मिनिमम 70 तो करने ही करने हैं हमें, चाहे आप गैस वर्क से करो, अपनी नॉलेज से करो, कैसे भी करो, बट मिनिमम 70 तो करने ही है। और अगर पेपर टू में 75 to 80 का आप बना के चल रहे हो अपना टारगेट तो आप कर सकते हो जेआरएफ क्वालिफाई। तो बस यही अप्रोच है जो आप आगे आपको फॉलो करनी है यहाँ पर, कि पेपर वन पर भी हम लोग उतना ही ज्यादा फोकस के करें। अब अगर अभी तक आप पेपर वन को इग्नोर कर रहे हो तो पेपर वन इस पर अच्छे से पढ़ दो, क्योंकि ये जो पेपर है इससे आपने यही सीखा होगा कि चलो पेपर टू तो सभी का खराब गया है, बट पेपर वन जिसने थोड़ा सा भी मेहनत की है, जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको अप्रोचेबल लगा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं यहाँ पर। मतलब पेपर वन को देख के ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट घबरा गए हैं हमारे। पेपर वन को मतलब जिस लेवल का पेपर टू चलो आउट ऑफ द बॉक्स भी आया, तो पेपर वन को देख के थोड़ी सी उम्मीद है अभी भी बच्चों को कि शायद नेट क्लियर हो जाए, जेआरएफ हमारा क्लियर हो जाए। सो पेपर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बोलती आ रही हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी में हमेशा कट ऑफ आपका 200 प्लस ही जाता है, इवन 220 230 तक हमारा कट ऑफ गया है। तो मुझे लग रहा है शायद इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा था अभी तक सोशियोलॉजी में, इसलिए अब एनटीए ने थोड़ा सा डाउन किया है कि एक लेवल में आ जाए। तो आपके लिए पेपर वन बहुत यूटिलिटी वाला है, इसे हमेशा कभी भी इग्नोर मत करना, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो बस लास्ट में यही कुछ सॉरी यही कुछ टिप्स आपको देनी है कि अगर मैं शॉर्ट में समराइज यहाँ पे करूँ, तो सबसे पहले पेपर वन पे अपना फोकस करो। दूसरा चीज है कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर करो, चाहे पेपर वन है पेपर टू है, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्स्ट ही है जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं पेपर टू सोशियोलॉजी में, वही अप्रोच है जो आपको रियल लाइफ में भी फॉलो करना है। तीसरा चीज है थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पर भी हमें ध्यान देना है, कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली इस पर फोकस भी नहीं करना है, तो एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है भी अब हमें ट्राई करनी है, एक्स्ट्रा थिंकर्स वगैरह अभी तक अगर हम इग्नोर भी करते थे तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज तो सॉल्व करनी है, प्लस आपको एमसीक्यूज भी करने हैं, और एमसीक्यूज अच्छे लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन करने हैं। अब से वो वन लाइनर क्वेश्चन करके काम नहीं चलेगा। पहले जैसे बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि हमने 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन कर लिए, बट आपने वो किस लेवल के क्वेश्चन किए वो मैटर करता है। तो अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन करने, अच्छे लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने आपको एक मैराथन भी लिया था 16 अगस्त को 75 क्वेश्चन का, उसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, तो उस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। एंड सिक्स्थ चीज है सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करना चालू कर दो, अभी से प्रैक्टिस करो, तभी वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो स्क्रॉलिंग वाली हैबिट है, या ये जो स्क्रीन पे देख के हमें क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, लेंदी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको सीबीटी मोड से ही होगी। तो अभी से अपने मॉक टेस्ट चालू कर दो। आपके लिए जेआरएफ अड्डा ऐप पर भी हर मंडे एंड थर्सडे को होते हैं, अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, तो जिससे लास्ट टाइम में ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। पेपर पैटर्न बदल रहा है तो आपको अपनी जो अप्रोच है वो भी बदलनी पड़ेगी। अगर सेम अप्रोच से आपको रिजल्ट नहीं बदल मिल रहे हैं तो आपको अपनी जो अप्रोच है वो बदलनी पड़ेगी, और बदलते पैटर्न के साथ ही आपको अपना जो चीजें हैं, अपनी जो प्लानिंग है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। सो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप सभी जानते हो बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। सो पेपर टू आप लेते हो तो पेपर वन यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ मिल जाता है। तो अच्छे के से आप पूरी जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है वो हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन क्लासेस की लिंक वगैरह आपको मिल जाती है। यूट्यूब क्लास मेरी 3 PM पर होती है, जहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड जेआरएफ अड्डा का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। कुछ आपके व्यूज हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।